सभी को क्लियर हो गया? आज का टॉपिक है स्टेट। स्टेट, स्टेट, राज्य। जैसे हमारी सोसाइटी को सामाजिक नियंत्रण की आवश्यकता पड़ती थी, तो पहले इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं थी कि नियम कानून इस तरह के नहीं थे जो लिखित में हो। लेकिन जैसे जैसे हम लोग उन्नति की ओर बढ़ते गए, अग्रसर होते गए और तार्किकता आती गई हमारी सोसाइटी में, तो एक नियम कायदे कानून की एक प्रणाली बनी, एक व्यवस्था बनी, एक प्रजातांत्रिक व्यवस्था का निर्माण हुआ जिसे कि राज्य का रूप दिया जाता है। पहले क्या था, आदिम समाजों में हम धर्म के आधार पर, नैतिकता के आधार पर, रीति रिवाजों और प्रथाओं के आधार पर, हमारी रूढ़ियों के आधार पर हमें नियंत्रित किया जाता था। लेकिन अभी सोसाइटी में काफ़ी जटिलता बढ़ जाने के कारण नियंत्रण की और व्यवस्थाएं लागू हुई, जैसे औद्योगिकरण आया, नगरीकरण आया, नवीनीकरण आया। तो इन चीज़ों से हमारी सोसाइटी को जटिलता मिली। अब उस जटिलता का परिणाम ये हुआ कि राज्य 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 बने। मतलब भारत देश है, लेकिन एक राज्य के रूप में कब व्यवस्थित हुआ? जब 1947 से पहले हमारे पास प्रभु सत्ता नहीं थी। प्रभु सत्ता हमें मिलने के बाद इसको राज्य घोषित किया गया। और राज्य तब घोषित होता है जब हमें हमारे अधिकार स्वतंत्र रूप से प्राप्त हो जाते हैं, मतलब प्रभु सत्ता मिल जाती है। तब जनसंख्या भी थी, भूमि भी थी, लेकिन हमारे पास प्रभु सत्ता नहीं थी, तो इसलिए भारत एक राज्य नहीं था। लेकिन अब जब हमारे पास अपनी प्रभु सत्ता है तो भारत एक राज्य के रूप में है, एक सरकार है, एक सामाजिक नियंत्रण के रूप में उसको रखा गया है, देखा गया है, बताया गया है या समझाया गया है। ठीक है। अब क्या है, नागरिकों की सुरक्षा के लिए, जो बाहरी शत्रु होते हैं उनसे सुरक्षा के लिए इन संस्थाओं को बनाया गया है। अभी एक सेकेंड। काफी तबीयत खराब हो रही है जो तुम्हें तो बहुत खराब है। हाँ, सॉरी मैम, मतलब मतलब ये रेगुलर खराब है या कि अभी के हुआ है? नहीं मैम, ठीक हो गई थी बीच में। मैं बता रही थी ना, थोड़ी सी ये चक्कर वगैरह की। थोड़ी देर कर लेना, फिर कल से कल। ये तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं वैसे भी। अच्छा। हाँ, धीरे आराम से बोल लेना, कुछ ज्यादा तेज बोलने की जरूरत है नहीं, वो सबको सुनाई पड़ेगा। ओके। देखो, संपत्ति की देखरेख के लिए, न्याय की व्यवस्था के लिए पुलिस की ज़रूरत पड़ती है, सेना की ज़रूरत पड़ती है, गुप्तचर विभाग, जेल, सरकार, न्यायालय, इस तरह के संगठनों की व्यवस्था की ज़रूरत हमें पड़ती है। और जब इनकी ज़रूरत पड़ेगी तो उनके लिए अलग से कार्य प्रणाली, नियमों की प्रणाली बनाई जाती है, कार्य व्यवस्था बनाई जाती है। अब आप देखते हो बहुत सारी चीज़ें हमारे देश में आती हैं, बहुत सारी चीज़ें हमारे देश से बाहर एक्सपोर्ट होती है, इंपोर्ट होती है। ठीक है। तो इनको भी लाने ले जाने की एक व्यवस्था है, हर चीज़ पर कर लगाया जाता है और सरकार की देख रेख में ही सारी चीज़ें यहाँ से बाहर जाती हैं और बाहर से यहाँ आती हैं। तो वो क्यों है? क्योंकि राज्य की एक व्यवस्था है, ये राज्य की व्यवस्थाओं के कारण ही होता है। ठीक है। वैसे तो अब राज्य का अर्थ क्या होता है? राज्य का अर्थ मेनली, जैसे पर्यायवाची शब्दों के तौर पर हम ले तो इसे राष्ट्र भी कहा जा सकता है, समाज भी कहा जा सकता है और सरकार भी कहा जा सकता है। लेकिन ये चीज़ें प्रयोग में नहीं लाते, राज्य को राज्य ही बोलते हैं। अब कुछ विद्वान जो है वो बोलते हैं कि राज्य को क्या कहते हैं? राज्य को एक शक्ति की व्यवस्था मानते हैं। फिर कुछ क्या कहते हैं? कुछ कहते हैं ये एक राज्य क्या है? एक कल्याणकारी संस्था है। ठीक है। तो इस तरह से मतभेद नहीं कहेंगे, मतलब अलग अलग प्रारूप कहेंगे या फिर अलग अलग शब्दों का चयन कहेंगे। ठीक है। अलग अलग राइटर्स के द्वारा। अब क्या है, दार्शनिक वेनो ग्रेफार्ड है ग्रेडाफ, वेनो ग्रेडाफ राज्य के कानूनी स्वरूप पर अधिक बल देते हैं
ऑस्टिन क्या कहते हैं? ऑस्टिन कहते हैं राज्य को सर्वप्रभुता संपन्न एक संस्था मानते हैं, कि राज्य के पास पूरी की पूरी प्रभुता है, तो वो एक सर्वप्रभुता संपन्न एक संस्था है, ऑस्टिन इसको कहते हैं। ठीक है, तो अलग अलग अब जो राइटर्स हैं इस तरह की डेफिनेशंस या इनके मानने हैं अलग अलग तरीके से। वैनोग्राफ की मैंने ग्रेडाफ की बता दी कि ये राज्य को कानूनी स्वरूप पर, राज्य का जो कानूनी स्वरूप है उस पर बल देते हैं। ऑस्टिन कहते हैं कि राज्य एक सर्वप्रभुता संपन्न संस्था है। ठीक है, तो ये दो राइटर्स की डेफिनेशन हो गई। इसका अर्थ मैंने बता दिया तुम्हें, इसे ओरली शब्दों में मैंने तुम्हें क्लियर करा दिया कि राज्य क्यों है, कैसे है। फिर आती हैं मेन चीज़ें। अब इसे आधार कह लो, राज्य के 4 आधार हैं और इसकी विशेषताएं भी हैं। इनकी बात अभी बाद में करेंगे, थोड़ी सी परिभाषाएं और देख लेते हैं इसकी। अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु कहते हैं कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। क्लियर? अरस्तु कहता है कि राज्य परिवारों और ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है, जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है। ठीक है, गांवों और परिवारों का समुदाय बताया अरस्तु ने। फिर क्या कहते हैं? एक आता है सेंट ऑस्टाइन। ये कहते हैं राज्य ऐसे व्यक्तियों के समझौते द्वारा निर्मित संस्था है, राज्य ऐसे व्यक्तियों के समझौते द्वारा निर्मित एक संस्था है जिन्होंने इसका निर्माण अपने संगठन और कर्तव्यों के प्रयोगों एवं मत के लिए आपसी संपर्क व लाभ की प्राप्ति के लिए किया। मतलब कि कुछ लोग जो आपस में नियम प्रणालियों के आधार पर इकट्ठा होते हैं और कुछ नियम बनाते हैं कि उनके आधार पर ही जो राज्य है, जो गांव है, जो शहर है, उसके कार्यों का संपादन होगा और उससे किस तरीके से लाभ प्राप्त हो सकते हैं। तो इस बारे में बताते हैं सेंट ऑस्टाइन। ठीक है, एक और बंदा है ब्लंटशली। तो इनकी डेफिनेशन बहुत बार पूछ ली जाती है, मैंने भी 1-2 बार एग्जाम में देखी है। ब्लंटशली तो इनकी है किसी निश्चित भू क्षेत्र। ये ऐसा है कि जो बीए का एग्जाम होगा ना तो उसमें भी पूछ ली जाती है ब्लंटशली की, कि किसी निश्चित भू क्षेत्र में राजनीतिक दृष्टि से संगठित व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है। मतलब कि उनके पास एक निश्चित भू क्षेत्र होना चाहिए, एक निश्चित स्थान होना चाहिए, तो वो राजनीतिक दृष्टि से संगठित और वो किसी न किसी तरह की राजनीति में लिप्त हो। ठीक है, तो उन व्यक्तियों को राज्य कहा जाता है, उन व्यक्तियों के एक संगठन को राज्य कहा जाता है। ठीक है, तो ये थी कुछ डेफिनेशंस। अब बहुत सारे राइटर्स हैं जिन्होंने दी है, मैं औरों को नहीं ले रही, मैं इसके नोट्स तुम्हें दे दूंगी, प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, तो वहां से तुम लोग देख लेना। अभी क्या है, अब आते हैं राज्य की विशेषताओं पर, या फिर राज्य के मुख्य तत्व, मेन तत्व, या फिर मुख्य आधार भी बोल सकते हैं, कि जिन पर राज्य बेसिकली टिका होता है। और कहीं के लिए भी आप इनको चारों पॉइंट्स को याद कर लेना अच्छे से, कि राज्य होने के लिए सबसे पहले किसकी जरूरत होती है? जब हम लोग ही नहीं होंगे, जब जनता ही नहीं होगी, जब जनसंख्या ही नहीं होगी, तो कैसा राज्य? तो सबसे बड़ा और सबसे मुख्य पॉइंट है इसका राज्य का जनसंख्या। ठीक है, तो दूसरा आता है, इसमें मुझे नहीं लगता कुछ समझाने की जरूरत है, मैंने क्लियर कर दिया कि जनसंख्या लिखो हेडिंग में, फिर उसके बाद डालो। अच्छा, मैं चारों पॉइंट पहले बताती हूँ। जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। अब जनसंख्या की बात हमने कर ली कि जनसंख्या आप मेन हेडिंग डालोगे, उसमें क्या लिखोगे कि किसी भी राज्य की, सरकार की, गांव की, शहर की, सबकी नींव क्या होती है? वो होती है जनसंख्या। यदि जनसंख्या ही नहीं होगी तो गांव, शहर, राज्य, सरकार, किसका क्या अस्तित्व?
कैसे सरकार बनेगी, कैसे राज्य बनेगा, कैसे गांव बनेंगे, कैसे शहर बनेंगे। तो सबसे बेसिक जो आधार है वो है जनसंख्या। ठीक है, फिर दूसरा आता है निश्चित भूभाग। अब जनसंख्या बहुत सारे लेकिन रहने का स्थान नहीं है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, हमें एक व्यवस्था ही नहीं है हमारे पास कि ना घर है ना शहर है, ना हमारे पास नाम है कि जैसे हमारे विलेज का नाम किल्होरा है तो हमारे पास एक निश्चित नाम है, उसके बाद हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम क्या है, हम किस ब्लॉक से के मोदी नगर है, और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद है, उसके बाद स्टेट आ जाता है कि राज्य क्या हमारा उत्तर प्रदेश है। तो इस तरह से हमारे पास एक नाम है, निश्चित भूभाग है जहाँ पर ये जनसंख्या निवास करती है, और ना हमारे पास ये घर होगा ना गांव होगा तो हम क्या हमारी पहचान होगी। ठीक है, तो दूसरा इसका मेन पॉइंट होता है निश्चित भूभाग। पहला जनसंख्या, दूसरा निश्चित भूभाग। तीसरा आता है सरकार। भाई जनसंख्या भी हो गई और जनसंख्या के पास रहने के लिए स्थान भी हो गया। ठीक है, तो उसे क्या चाहिए, एक नियमों की एक व्यवस्था चाहिए जिसके अकॉर्डिंग हम काम कर सकें। जैसे किसी की गवर्नमेंट जॉब है, किसी की प्राइवेट जॉब है, किसी का कॉलेज है, किसी का स्कूल है, लेकिन सभी जगह जो है वो एक व्यवस्था है। अभी आप लोग इस टाइम पढ़ रहे हो, तुम्हारी क्लास 10 बजे से शुरू होती है, तो ये भी एक किसका निश्चित व्यवस्था का एक हिस्सा है कि आपकी सोशियोलॉजी की क्लास इस बीए फर्स्ट ईयर की क्लास इस टाइम होगी, 10 बजे होगी। तो ये व्यवस्थाएं किससे बनती है, ये जो सरकार का जो संगठनात्मक तत्व है तो इसके द्वारा तैयार होती हैं कि सरकार राज्य का एक ऐसा तत्व है जिसके अकॉर्डिंग सभी जो लोग हैं उन्हें एक व्यवस्था प्राप्त होती है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करते हैं, हमें कुछ उद्देश्य दिए जाते हैं और उन उद्देश्यों की पूर्ति करने के लिए हमारे पास नियमों की एक व्यवस्था होती है जो कि सरकार द्वारा लागू की जाती है। ठीक है, तो जनसंख्या फर्स्ट पॉइंट, दूसरा जनसंख्या के रहने के लिए भूभाग। अब जब जनसंख्या भी हो गई और उसके लिए रहने का स्थान भी हो गया तो हमें एक व्यवस्था प्रणाली चाहिए जो कि हमें सरकार प्रदान करती है। ठीक है, अब सरकार भी हो गई तो पहले क्या था, 1947 से पहले जनसंख्या भी थी, निश्चित भूभाग भी था, सरकार भी थी, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है नंबर 4, प्रभुसत्ता। तो प्रभुसत्ता नहीं थी। प्रभुसत्ता का मतलब कि ये सारी चीजें हमारे पास थी, जनसंख्या, भूभाग और सरकार, लेकिन प्रभुसत्ता मतलब कि हमारे ऊपर ऑर्डर कोई और करता था, हमें चलाता कोई और था। कभी लगान भरने के लिए, कभी बिना वजह सताए जाने के लिए कि कार्य करना है, या फिर बिना वजह अगर आप बोलोगे तो आपको पनिश कर दिया जाएगा। तो इस तरह की जो बिना वजह की चीज़ें थी वो अपने साथ घटित हो सकती थी। लेकिन आज एक सरकार की व्यवस्था के अकॉर्डिंग एक नियम प्रणाली है जिसके अकॉर्डिंग जनता ने एक प्रजातांत्रिक जो सरकार है उसको चुना है, और हमारी प्रभुसत्ता हमारी है जिसमें सबके एक संविधान है और उसको हर व्यक्ति को उसके अधिकारों के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो और अलग दूसरे शब्दों में अगर मैं इसको कहूँ तो राज्य बाह्य नियंत्रणों से मुक्त है। ठीक है, जो बाहरी नियंत्रण थे उनसे हमारा राज्य मुक्त, और आंतरिक क्षेत्र में भी सर्वोच्च हो, वह दूसरों को आज्ञा देता हो, उसे कोई आज्ञा न दे सकता हो। ठीक है, इसे कहते हैं प्रभुसत्ता कि हमें किसी और की आज्ञा मानने की आवश्यकता नहीं है, हम अपने बाह्य और आंतरिक दोनों क्षेत्र में सर्वोच्च है। ठीक है, ये प्रभुसत्ता का एक रूप है। अब एक और विशेषता इसमें जुड़ जाती है। ठीक है, मेन मुख्य जो 4 तत्व थे, 4 आधार थे, बेसिक्स थे इसके, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और प्रभुसत्ता। अब जो एक 5 पॉइंट का मैं नाम ले रही हूँ, केवल 4 ही इंपॉर्टेंट है। 5 पॉइंट है जो अभी रिसेंटली जैसे उभर के आ रहा है, इसको विशेषताओं में हम काउंट करेंगे। जब हम इसकी विशेषताएं लिखेंगे तो 5वां पॉइंट भी हम इसमें डाल सकते हैं। तो ये है राज्य का स्वरूप,
जो है वो स्थायी होता है। ठीक है, जब एक जनसंख्या होगी, जनसंख्या का निश्चित भूभाग हो गया, तो उसके बढ़ते और घटते क्रम जो है पर भी राज्य के अस्तित्व में कोई परिवर्तन नहीं आता और वो बना रहता है। ठीक है, चाहे जनसंख्या कितनी भी बढ़ जाए और कितनी भी घट जाए, लेकिन जो राज्य का एक स्वरूप है, वो उसका अस्तित्व है, वो एक जगह बना रहेगा। ठीक है, सरकारें आती रहेंगी, जाती रहेंगी, प्रजातांत्रिक रूप में परिवर्तन होते रहेंगे, लेकिन राज्य का स्वरूप जो है वो स्थायी रूप में बना रहेगा। तो एक 5वीं विशेषता इसकी हो जाएगी। राज्य में बहुत ज़्यादा जो है इम्पोर्टेंस इसी की थी। एक, पहले आप अर्थ समझें, उसके बाद आप परिभाषाओं को समझें, और उसके बाद आप इसकी विशेषताएं या तत्व या आधार इनको समझें। ठीक है, ये मेन चीज़ें थी। लेकिन आगे मैं थोड़ा सा, जैसे राज्य की उत्पत्ति है, उत्पत्ति का सिद्धांत है, इसके बारे में बहुत थोड़ा सा बता देती हूँ शॉर्ट में। वैसे टॉपिक तुम्हारा कंप्लीट हो गया। देखो, पहला बताया जाता है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे और कब हुई। बस इसके इतिहास के बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। क्या कहते हैं, जिसमें इसमें इतिहास और कल्पना का सहारा लेकर विभिन्न सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन किया गया। अनेक सिद्धांतों को लेकर आए, जैसे कि जिसमें सबसे पहला है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक, फिर आता है शक्ति का सिद्धांत, फिर सामाजिक समझौतों का सिद्धांत। जैसे जैसे ये सिद्धांत आए ना, तो इन सिद्धांतों के अकॉर्डिंग जो राइटर्स हैं उनके भी नाम निकल कर आते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में मैं उन राइटर्स के अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा सा तुम्हें बता देती हूँ बस। सबसे पहला जो है वो है देवी उत्पत्ति का सिद्धांत। राज्य की उत्पत्ति के बारे में ये सिद्धांत सबसे पुराना है। ठीक है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग ईश्वर ने ही राज्य को जन्म दिया। ठीक है, ईश्वर राज्य को चलाने के लिए अपने प्रतिनिधित्व के रूप में राजा को पृथ्वी पर भेजता है, ये माना गया। ठीक है, क्योंकि पहले राजा महाराजा होते थे, और राजा महाराजों को किसका, देवी का रूप ही माना जाता था, भगवान का स्वरूप ही माना जाता था, और कि भगवान ने ही इन्हें हमारे लिए हमारा उत्तरदाता या हमारा मुखिया के रूप में इसको भेजा है। ठीक है, बस इतना ही काफ़ी है। फिर क्या कहते हैं, जेम्स प्रथम कहता है देवी उत्पत्ति के सिद्धांत के बारे में। जेम्स प्रथम कहता है कि राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई प्रतिमाएं, प्रतिमूर्तियां हैं। एक सेकेंड रुको। हाँ सॉरी। जेम्स कहता है कि जेम्स प्रथम, राजा लोग पृथ्वी पर परमात्मा की श्वास लेती हुई प्रतिमूर्तियां हैं। ठीक है, राजा के मुंह से निकले शब्द ईश्वर के मुंह से ही निकले हुए शब्द होते हैं। पता है, हमारी सोशियोलॉजी के अंदर जब हम ये सबल्टन पर्सपेक्टिव वगैरह पढ़ते हैं, तो उसमें भी राजा को जो है वो सबसे ज़्यादा पवित्र माना गया, ईश्वर को पवित्र माना गया और राजा को पवित्र माना गया। तो वही बात यहाँ पर है कि जब राज्य की उत्पत्ति देवी उत्पत्ति सिद्धांत के रूप में मानते हैं, तो राजा को ही सर्वोपरि माना जाता है। ठीक है, इसमें बहुत लंबा भी कर सकते हैं, लेकिन मैं और नहीं डीप जा रही इसमें। वो सब एमए के सिलेबस में तुम लोग पढ़ोगे तो तब ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं है। अभी आता है शक्ति का सिद्धांत। शक्ति सिद्धांत मतलब दूसरा रूप है इसका, जिसका उत्पत्ति का एक रीज़न माना गया। इसमें शक्ति ने ही राजा को जन्म दिया। यहाँ पर शक्ति ने ही, अभी देवी ने ही राजा को जन्म दिया था, लेकिन शक्ति के रूप में माना गया कि शक्ति ने ही राजा को जन्म दिया। अब क्या कहता है, एक राइटर है, ये कहता है ह्यूम कहता है कि शक्ति ने ही राजा को जन्म दिया। और आगे कहते हैं कि राज्य की उत्पत्ति उसी समय हुई जब किसी मानव समूह के नेता ने शक्तिशाली और प्रभावशाली होकर अनुयायियों पर अधिकार जमाकर अपनी हुकूमत लादी होगी। बाल्टेयर क्या कहता है, प्रथम राजा एक योद्धा था, योद्धा को प्रथम राजा बताया। अब क्या कहता है अगला,
लीकॉक लीकॉक कहता है राज्य का जन्म एक मनुष्य द्वारा दूसरे मनुष्य को दास बनाने एक निर्बल कबीले पर शक्तिशाली कबीले से की विजय से हुआ। ठीक है, लीकॉक कहता है कि एक मनुष्य ने दूसरे मनुष्य पर विजय पाने के लिए राज्य की रचना की। ठीक है, तो ये सिद्धांत जो कबीले वाली रचना कहती है, तो ये कहती है कि जिसकी लाठी उसी की भैंस, कि एक कबीला बहुत ही शक्तिशाली बन गया और दूसरे कबीले को निरस्त करने के, जैसे आक्रमण होते थे पहले कि मेरा राज्य, जो राजाएं हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ जाती थी कि मैं तो पूरे भारत पर राज करूंगा, पूरे विश्व पर राज करूंगा। तो जो सबसे ज्यादा ताकतवर होता था वो दूसरे पर आक्रमण कर देता, और ये स्थिति आज भी जारी है कि पड़ोसी राज्य, जैसे चीन का जिक्र बार बार करते हैं अपने पीएम, कि विस्तारवादी राज्य है, कि वो जब भी उसे मौका मिलता है तो वो भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करता है और थोड़े बहुत हिस्से को भारत के तो उसे कब्जाने की कोशिश करता है। तो इस तरह से कि जिसकी ताकत होगी उसी के हाथ में सत्ता होगी। तो इसे ये भी कहा गया, शक्ति सिद्धांत को ये भी कहा गया कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसमें ज्यादा शक्ति होगी उसी का प्रभु सत्ता होगी उसी की। अब क्या आता है सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। ये सामाजिक समझौते का सिद्धांत अभी तुम्हें बीए में देखने को मिलेगा, एमए में देखने को मिलेगा, पीजीटी में भी आएगा, नेट के एग्जाम में भी आएगा, जो भी एग्जाम तुम दोगे सामाजिक समझौते का सिद्धांत हमेशा आएगा। इसके साथ जब सामाजिक समझौते होते हैं तो कुछ चीजें ना बांध के रखी जाती हैं, लॉक की जाती हैं। तो इससे 3 नाम याद रखना कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत जब भी आएगा तो 3 नाम आएंगे, हॉब, लॉक, रूसो। हॉब्स, लॉक, रूसो, ये नाम हमेशा याद रखना जहां सामाजिक समझौते की बात आए, हॉब, लॉक, रूसो। ठीक है, तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हॉब, लॉक, रूसो है। इस सिद्धांत को स्पष्ट किया किसने? विलोबी ने। विलोबी कहता है कि सामाजिक समझौता सिद्धांत राज्य को समाज के उन व्यक्तियों द्वारा किए गए समझौता का परिणाम मानता है जो उस संगठन निर्माण के पूर्व सब प्रकार के राजनीतिक नियंत्रण से पूर्णतः मुक्त थे। क्या है सामाजिक समझौते का सिद्धांत? क्या है ये? राज्य के उन व्यक्तियों का सिद्धांत है जो राज्य के संगठन निर्माण में राजनीतिक नियंत्रण से पूरी तरह से फ्री थे या मुक्त थे। ठीक है, जिन पर राजनीतिक समझौतों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था, तो वो सामाजिक समझौते करते थे। इसमें फिर क्या हुआ कि अनेक इतिहासकारों ने इसको 2 कालों में विभक्त किया, एक प्राकृतिक अवस्था का काल और दूसरा नागरिक जीवन व प्रारंभ के बाद का काल। एक प्राकृतिक अवस्था का काल और दूसरा नागरिक जीवन व प्रारंभ के बाद का काल। ठीक है, इसमें भी बहुत ज्यादा नहीं हम लेकर चलेंगे, हॉब, लॉक, रूसो है, मैंने बता दिया, बहुत ज्यादा इनके बारे में नहीं आता है, सिर्फ यही चीज आती है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसने दिया, तो ये हॉब, लॉक, रूसो ने दिया है। ये मेनली जो राज्य टॉपिक है ना, ये राजनीति शास्त्र का है। तो जैसे ही तुम्हारा सिलेबस अपडेट हुआ, जब हम सोसाइटी को समझते हैं तो हमें राज्य को समझने की भी आवश्यकता पड़ जाती है, तो इसलिए आपके सिलेबस में भी इसको डाल दिया गया। क्लियर, ये बात याद रखनी है कि हॉब, लॉक, रूसो जो है वो सामाजिक समझौते का सिद्धांत के प्रणेता है। फिर आता है नंबर 4, पैतृक व मातृक सिद्धांत। पहले से ही प्राचीन टाइम से ही हमारे सामने 2 तरह के जो सोसाइटी है, 2 तरह के परिवार सामने आए हैं, एक पैतृक, एक मातृक। इस सिद्धांत के प्रतिपादक राज्य की उत्पत्ति परिवार से मानते हैं। ठीक है, कि कुटुंब से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है, परिवार से ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। परिवार, वंश, समूह, गोत्र आदि से विकसित होकर ही राज्य बना है। कुछ विद्वान इसको पितृसत्तात्मक परिवारों से इसकी उत्पत्ति मानते हैं और कुछ मातृसत्तात्मक से मानते हैं। ठीक है, तो मातृसत्तात्मक और पितृसत्तात्मक के लिए भी और बड़े बड़े टॉपिक हैं, उनमें ही इन चीजों को भी
क्लियर कर दिया जाएगा कि कौन पितृसत्तात्मक से रिलेट करता है और कौन। इसमें बहुत ज़्यादा जरूरत नहीं है, बस इतना समझ लो कि पैतृक व मातृक सिद्धांत में दो तरह के परिवारों की चर्चा की गई है। कुछ विद्वान मानते हैं कि पैतृक परिवारों से राज्य की उत्पत्ति हुई है और कुछ मातृसत्तात्मक परिवारों से राज्य की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, नंबर 5 आ जाता है विकासवादी ऐतिहासिक सिद्धांत। ठीक है, जब विकास की आवश्यकता पड़ी तो हमें ऐतिहासिक सिद्धांतों की आवश्यकता पड़ी। गार्नर कहते हैं कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, जो अब तक बताए उन सबको डिनाई करते हैं कि राज्य न तो ईश्वर की सृष्टि है, न वह उच्च कोटि के शारीरिक बल का परिणाम है, कि मतलब बल से भी राज्य नहीं बनता, न किसी प्रस्ताव या समझौते की कृति है, कि ना ही इसमें समझौतों की आवश्यकता पड़ती है, और न ही परिवार का विस्तृत रूप है। ठीक है, चारों पॉइंट जो अभी आपके सामने आए, देवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, सामाजिक समझौते का सिद्धांत, पैतृक और मातृक का सिद्धांत, तो कौन क्या करते हैं, गार्नर इसको डिनाई करते हैं और क्या कहते हैं अपनी बात। ठीक है, पहले पॉइंट में गार्नर पहले इन्हें मना करते हैं, फिर क्या कहते हैं, यह तो मेन बात यह है कि यह तो धीरे धीरे विकसित होने वाली एक ऐतिहासिक संस्था है। ठीक है, गार्नर की ये बात याद रखना कि गार्नर ने कहा कि राज्य तो धीरे धीरे विकसित होने वाली एक ऐतिहासिक संस्था है। बाकी सभी चीजों को इन्होंने डिनाई किया, ईश्वर की सृष्टि को भी, उच्च कोटि शारीरिक बल को भी, सामाजिक समझौते को भी और परिवार को भी। ठीक है, अब आता है एक बैजहार्ट, इन्होंने 3 गुण बताए, विकास 3 युगों में बताया, प्रथाओं का युग, संघर्ष का युग और विचार विमर्श का युग। फिर आता है स्पेंसर, स्पेंसर ने कहा जनजाति, सैनिक एवं औद्योगिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सैनिक और औद्योगिक समाज को कितने भागों में विभाजित किया स्पेंसर ने, तो जनजाति, सैनिक एवं औद्योगिक। स्पेंसर का आता है अधिकतर कि स्पेंसर ने राज्य को कितने भागों में विभाजित किया, तो 3 भागों में, जनजाति राज्य, सैनिक राज्य और औद्योगिक। ये 3 तरह की स्थिति जो है वो राज्य को विकसित करती है, जिसमें रक्त संबंध, धर्म, शक्ति, आर्थिक आवश्यकताएं आदि पनपती हैं और धीरे धीरे राज्यों का निर्माण हो जाता है। ठीक है, अब है राज्य के कार्य, ये मोस्ट है तुम्हारे लिए। राज्य के कार्य बताए हैं, 4 मेन कार्य बताए हैं राज्य के मैकायरन पेज ने। एक, वे कार्य जिन्हें केवल राज्य ही कर सकता है। ठीक है, दूसरा है वे कार्य जिन्हें राज्य अन्य संगठनों की अपेक्षा अच्छी तरह कर सकता है, मतलब कर तो दूसरे भी सकते हैं लेकिन राज्य ज्यादा अच्छे से कर सकता है। फिर क्या आता है, तीसरा, वे कार्य जिन्हें राज्य करने में अनुपयुक्त है, ऐसे भी कार्य हैं जिन्हें राज्य नहीं कर सकता। पहला पॉइंट तो जिन्हें राज्य ही कर सकता है, दूसरा पॉइंट जिन्हें राज्य दूसरों से अच्छी तरह कर सकता है, तीसरा पॉइंट जिन्हें करने में राज्य अनुपयुक्त है, मतलब राज्य उन कार्यों को नहीं कर सकता। और वे कार्य जिन्हें राज्य करने में असमर्थ होता है, एक अनुपयुक्त होता है और एक असमर्थ होता है कि राज्य कर तो सकता है लेकिन उसके पास इतना टाइम नहीं है, इतना कि और बहुत से कार्य हैं जो राज्यों के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, तो उनको करने के लिए अनुपयुक्त है। और नंबर 4 बांट दिया गया जो राज्य करने में असमर्थ है। ठीक है, जैसे राज्य के उसमें नहीं है, अधिकार में नहीं है कि लोगों की मनोवृत्तियाँ क्या हैं, लोग सोचते क्या हैं, आंतरिकता, नैतिकता आदि जो है या फिर फैशन जो है वो लोगों पर राज्य नहीं थोप सकता, उसमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। ठीक है, अनुपयुक्त क्या है, कुछ कार्य ऐसे भी होते हैं जो राज्य की तुलना में करने में अनुपयुक्त होते हैं। कौन कौन से कार्य जो राज्य के भीतर छोटे छोटे समूह द्वारा किए जाते हैं, उदाहरण के लिए धार्मिक एवं सांस्कृतिक हितों की रक्षा बनाए रखने के लिए राज्य इसमें अनुपयुक्त होता है। ठीक है भाई, ये हो गए
राज्य के कार्य। अब राज्य के 4 कार्य थे। अब अनिवार्य कार्य, बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, जो मेन इंपॉर्टेंट है, जो बाहरी आक्रमण होते हैं उनसे देश की रक्षा करना, आंतरिक शांति व सुरक्षा बनाए रखना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, न्याय की व्यवस्था करना, पारिवारिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की व्याख्या करना। इसमें क्या, जैसे तलाक वगैरह के जो जाते हैं तो ये पारिवारिक अधिकारों में जाएंगे। न्याय की व्यवस्था, किसी भी तरह की कोई चोरी हो जाए या फिर कोई एक्सीडेंट हो जाए या फिर कोई कत्ल हो जाए, इस तरह की न्याय की व्यवस्था उसके लिए है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा, आंतरिक शांति व सुरक्षा बनाए रखना, बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना। ठीक है, अब आते हैं कि राज्य के ऐच्छिक कार्य, कि राज्य के शिक्षा का प्रबंध करना। सबसे बड़ा कार्य शिक्षा का प्रबंध करना, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का प्रबंधन करना। ठीक है, इतने सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स खुले हुए हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस खुले हुए हैं, स्कूल खुले हुए हैं। वृद्ध, निर्धनों एवं अपाहिजों की रक्षा करना। बहुत सारे ऐसे संचालन कर रखे हैं, ऐसे घरों का संचालन कर रखा है जहाँ पे निर्धन रह सकते हैं, वृद्ध रह सकते हैं और अपाहिजों की रक्षा भी वहाँ पर होती है। बहुत सारी योजनाएं उनके अंतर्गत चलाई जाती हैं। फिर क्या है, यातायात एवं संचार के साधनों की रक्षा करना। ठीक है, जितनी भी गवर्नमेंट बसें, गवर्नमेंट ट्रेन, गवर्नमेंट फ्लाइट्स ये इस तरह की हैं तो उनकी रक्षा करना। फिर आता है प्राकृतिक साधनों के उपयोग की व्यवस्था करना। जितने भी प्राकृतिक साधन है उनको कैसे उपयोग में लाया जाए। व्यापार एवं उद्योगों की व्यवस्था करना, जैसे मैंने बताया इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट की सारी व्यवस्था कौन करता है, राज्य करता है। माप तोल एवं मुद्रा की व्यवस्था करना है, कितनी करेंसी हमारे समाज में आएगी, कितनी नहीं आएगी, कितनी चीज का कितना मूल्य रखा जाएगा, तो वो सब राज्य निर्धारित करता है। कृषि की उन्नति करना, अब जैसे कृषि की उन्नति के लिए क्या दिया जा रहा है, 6,000 रुपये पर ईयर किसानों को एक सम्मान निधि के तौर पर उन्हें अपनी कृषि में यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं। फिर क्या है, बेकारी को दूर कर रोजगार की व्यवस्था करना। बहुत सारी जो रोजगार है उनकी व्यवस्था भी राज्य की जिम्मेवारी है। सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए सुधार की व्यवस्था, जैसे कि कानून की व्यवस्था लागू करना। पड़ोसी देशों एवं विश्व के अन्य देशों राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक संबंधों को स्थापित करना। जैसे आपने देखा है कि कभी इस दौरे पर जा रहे हैं और कभी उस दौरे पर जा रहे हैं पीएम, तो उस तरह से अपने राजनीतिक संबंध, आर्थिक संबंध और सांस्कृतिक संबंध सुदृढ़ और अच्छे करते हैं। फिर क्या है, सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। इन चीज़ों से हमें कहीं ना कहीं सामाजिक सुरक्षा भी प्राप्त होती है, कहीं ना कहीं मेंटल स्टेटस अच्छा बनता है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, ये सारे के सारे जो है वो राज्य के कार्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा ये खत्म हो जाता है। और आधुनिक राज्य में राज्यों के कार्यों में वृद्धि होती जा रही है, कि और भी कार्य बढ़ते जा रहे हैं। तो ये सारे कार्य जो है, जैसे वर्तमान समय में जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, तो राज्य द्वारा तय किया जाने लगा है कि इसके अनेक कारण हैं। तो वर्तमान में जनसंख्या में वृद्धि होने से सभी लोगों पर प्रथाओं, परंपराओं व लोकाचारों पर के द्वारा नियंत्रण रखना कठिन हो गया, और वो केवल राज्य ही कर सकता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं, उनको अपडेट देख लेना तुम लोग, वैसे इसमें लिखा हुआ है नोट्स में। ठीक है, तो ये क्लास यहीं खत्म हो जाएगी, बस अब अटेंडेंस दे दो तुम लोग मुझे। जिसको वीडियो क्वालिटी सही ना लगे वो वीडियो क्वालिटी ठीक कर लेना अपनी, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी, इसको देख लेना। ठीक है, चलो बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना।